हल्दीपुर गांव के जंगल में कड़क सेठ प्रधान था। कड़क बहुत ही लालची और बदमाश था। कड़क गरीब लोगों की जमीन और घर हड़प लेता था। वो उनको खेत की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही कड़क सेठ पीलू और उसके पिता के घर पर कब्जा कर लेता है। पिताजी, कड़क सेठ बहुत बदमाश है। उसने आपको कर्ज के नीचे दबाकर हमारा घर अपने कब्जे में कर लिया है। बेटी, वो ऐसे ही करता आया है। लोगों को धोखा देकर आधे जंगल में कब्जा कर लिया है। सब उससे डरते हैं। उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। मैं उससे आपकी जमीन वापस करवा के ही रहूंगी। फिर पीलू अपनी सहेली बबली से मिलती है और उसको पूरी बात बताती है। क्या बताऊं बहन पीलू, कड़क सेठ ने तो मेरे पिताजी का भी खेत कब्जे में कर लिया था। पिताजी ने 50,000 कर्ज लिए थे। कड़क सेठ जबरदस्ती उनसे 2 लाख रुपए लेकर खेत वापस किया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ करना चाहिए। मेरे हरिया मामा आने वाले हैं। वो बहुत होशियार है, उनसे हम सलाह लेंगे। तब तक पीलू और उसकी परिवार एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। अगले दिन बबली के हरिया मामा आते हैं। पीलू, ये हरिया मामा है, इनको तो अपनी मुसीबत बता। फिर पीलू हरिया को सब कुछ बता देती है। देखो पीलू, बदमाश गुंडों को आसानी से नहीं हराया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रहने का एक पुरानी बस में इंतजाम कर दूंगा। ठीक है मामा जी, मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पुरानी बस में ही रह लूंगी। जब पीलू अपने परिवार के साथ पुरानी बस में रहने लगी तो कड़क उस बस को भी हड़पने की सोचता है। पीलू को ये बात पता लग जाती है। वो तुरंत ही हरिया मामा के पास जाती है। हरिया मामा, कड़क सेठ हम गरीब लोगों का पुराना बस का घर भी हड़प लेना चाहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम कड़क को हराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर पीलू हरिया और बबली को अपना प्लान बताती है। अगले दिन जब कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के बस वाली घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचता है। कड़क सेठ जी, मैं विदेश से यहाँ आया हूँ। विदेश की रानी चिड़िया आपके जंगल घूमने आई है। उनके साथ एक सोने का टैंक घर है। क्या सोने का टैंक घर? हाँ, उसके बाल भी सुनहरे हैं और वो जहाँ भी जाती है सोने का टैंक लेकर जाती है। आप अगर चाहो तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप इस जंगल के मुखिया हो और सबसे अमीर आदमी। वो गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल मिलूंगा मैं उनसे। मैं भी गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हरिया कड़क को सुनहरे बाल लगाई हुई पीलू और बबली से मिलवाता है। कड़क सोने का टैंक देखकर चकरा जाता है। विदेशी रानी जी, आप तो सच के सोने के टैंक में रहती है। काश मेरे पास भी ऐसा ही सोने का टैंक होता। हो सकता है कड़क सेठ, आप यही टैंक हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये अफ्रीका के जंगल का खालिस 24 कैरेट सोना है। आपकी पूरी जमीन जायदाद खर्च हो जाएगी। लेकिन 1 साल में ही इस सोने का टैंक का दाम 5 गुना बढ़ जाएगा। और 2 साल में 10 गुना। आप तो 2 जंगल खरीद लोगे इतने पैसे में। वाह, ये रखो मेरे जमीन जायदाद के कागज। मुझे ये सोने का टैंक दे दो। पीलू तुरंत ही कड़क सेठ की पूरी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेती है। अगले दिन जब कड़क सेठ अपने सोने के टैंक की दीवार को छूता है तो वो गिर जाता है। वो कबाड़ के टुकड़ों से बना हुआ नकली टैंक था, जिसमें होली वाला सोने का रंग चढ़ा हुआ था। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे वो रानी लूट ली। चोर है चोर। चोर वो नहीं, तुम हो कड़क सेठ। तुमने धोखे से जंगल के गरीबों की जमीन लूटी थी। अब तुम्हें तुम्हारा ही तरीके का धोखा मिल गया ना। कड़क बहुत शर्मिंदा होता है। पीलू सबको उनकी जमीन लौटा देती है। फिर सभी लोग हरिया की मदद से पक्के घरों में रहने लगते हैं और कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से पीलू की सूझबूझ और हिम्मत उसके काम आती है। वो अब हंसी खुशी रहने लगती है। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी।
लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपनी भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है, इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है? वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली। हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताजी चीज और ताजी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताजा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान,
कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो, ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी? तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वे की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इससे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है
तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक के टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए। मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है।
ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। बलियारपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया दूध बेचने का काम करती थी। वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पीलू के पास कुछ गाय थे और कुछ भैंसें थी। पीलू उनका बहुत ख्याल रखती थी और पूरी ईमानदारी के साथ बिना मिलावट के दूध बेचा करती थी। पीलू की एक बहुत अच्छी आदत थी। वो हर रोज दूध बेचने से पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी। एक दिन पंडित हरिया पीलू से कहते हैं, बेटी पीलू, रोज शिव जी को दूध चढ़ाती है। ऐसी कौन सी मनोकामना है तेरी कि तू हर रोज ऐसा करती है? पंडित जी, मैं शिव जी को बिना स्वार्थ के, बिना कोई मन में इच्छा रखकर दूध से स्नान कराती हूँ। मुझे ऐसे करने से शांति का अनुभव होता है। लेकिन बेटी, तू तो बहुत गरीब है। मुश्किल से तेरे घर का गुजारा होता है और तेरी तो अभी शादी भी तो नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ शिव जी बहुत दयालु है, तू उनसे कुछ भी मांग सकती है। नहीं पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, 1 गिलास दूध तो शिव जी पर चढ़ा ही सकती हूँ। यही काफी है मेरे लिए। तेरा मन बहुत साफ है पीलू, तेरी भक्ति से शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसे ही पीलू हर रोज दूध बेचने से पहले अपने नियम का पालन करती थी। ऐसे ही एक दिन बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश होने के कारण पीलू दूध बेचने के लिए नहीं जा पाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि सुबह से उसने शिव जी को भी दूध अभिषेक नहीं की है। क्या करूं, बारिश इतनी तेज है, लेकिन मुझे कम से कम शिव जी के मंदिर तो जाना ही होगा। फिर पीलू हिम्मत करके तेज बारिश में भी दूध शिव जी पर अर्पित करने के लिए चली जाती है। अरे पीलू, तू इतनी तूफानी बारिश में भी आई है? पंडित जी, मेरे घर में बहुत सारा दूध बच गया है, आज बेचने नहीं जा पाई हूँ। अच्छा, तो तू उसकी खीर बनाकर भगवान को भोग लगा और उसको प्रसाद में बांट दे। ये अच्छा होगा पंडित जी, गरीबों में मैं खीर बांट दूंगी। फिर पीलू घर जाते हुए बाजार से खीर बनाने का सामान खरीद लेती है और घर आकर गर्मागर्म स्वादिष्ट मीठी खीर बनाती है। फिर पीलू खीर ले जाकर मंदिर में भोग भी लगाती है और उसको गरीबों में बांट देती है। भगवान को खीर का भोग लगते ही कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के होठों में भी खीर आ जाती है। ये देखकर पार्वती जी उनसे कहती है, भगवान, आपके भक्त पीलू ने तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट खीर लगाई है। तो शिव जी कहते हैं, हाँ देवी पार्वती, पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो धन कमाने के पहले बिना स्वार्थ के मुझे सबसे पहले दूध का भोग लगाती है। ऐसे भक्त आज के इस मतलबी और स्वार्थी जमाने में नहीं मिलते हैं। एक
बार पीलू की परीक्षा लेकर देखिए। अगर वो उसमें भी स्वार्थी नहीं निकली तो उसको हम सुख देंगे। तो पार्वती की बात सुन के शिव कहते हैं ठीक है देवी। फिर शिव जी और पार्वती जी अपना रूप बदल लेते हैं। वो अमीर सेठ सेठानी का वेश रख कर पीलू के पास जाते हैं। पीलू चिड़िया, तुम बहुत अच्छा दूध बेचती हो। हमें तुम्हारे पास जितना भी दूध होता है पूरा चाहिए रहेगा। एक बूंद भी तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। मैं तुम्हें 5 गुना दाम भी देने को तैयार हूँ। तो सेठानी कहती है, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम थोड़ा दूध भी अपने पास रख रही हो तो तुम्हारी गायें और भैंसे रख लेंगे हम। तो पीलू कहती है, देखिए सेठानी जी, मैं हर रोज थोड़ा सा दूध भगवान शिव जी को अर्पित करती हूँ। इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा दूध नहीं बेच सकूंगी। तो सेठानी कहती है, नहीं, हमें तो एक भी बूंद तुम्हारे पास नहीं छोड़नी है। पीलू बोलती है, मुझे माफ कीजिए, पैसों के लालच में मैं शिव जी को दूध देना बंद नहीं कर सकती। तो सेठ कहते हैं, लेकिन गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने का ये एक मौका है। लेकिन पीलू उनकी नहीं मानती है और शिवजी और पार्वती जी दूर चले जाते हैं। फिर वो गरीब का भेष रख लेते हैं और पीलू और मंदिर के रास्ते में बैठ जाते हैं। तो गरीब कहता है, बेटी, तुम हमें कुछ खाने को दे सकती हो क्या? हम 5 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। पीलू बोलती है, जी मेरे पास ये दूध है, मैं आपको ये दूध ही देती हूँ। मैं इसे शिव जी को अर्पित करने वाली थी। तो गरीब की बीवी कहती है, क्या इससे शिवजी बुरा नहीं मान जाएंगे? पीलू बोलती है, नहीं, वो हमारे दिल की बात जानते हैं। मैं अगर आप भूखों को छोड़कर उन्हें दूध दे दूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। तो गरीब कहता है, हमें ये दूध दे रही है तो देने दो। अगर भगवान नाराज होंगे भी तो इस पीलू पर होंगे ना। आप चिंता मत कीजिए, आप दूध पीजिए, इसे शिव जी का प्रसाद ही मानकर पीजिए। तभी शिव जी और पार्वती जी अपने असली रूप में आकर पीलू को दर्शन देते हैं। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, आप। पीलू उनके चरणों में गिर जाती है। बेटी पीलू, तुम हमारी परीक्षा में सफल रही। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बस आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर शिव जी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पीलू का जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी भक्ति करके रहने लगती है। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे, इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू, तुम जाओ और कुली का काम करो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है, आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है,
क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है। नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है। तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है। क्या बताऊं मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है। मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है। अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप, ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है।